Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally, your most awaited video is out. Complete strategy for CDS 1 2026. I know थोड़ा डिले हो गया इस वीडियो में एंड डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड के अंदर चल रही थी एंड इनिशियल में मैं थोड़ा एज यू नो कि थोड़ा सा बिजी था एंड फिर काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में भी थी वो भी आपको बतानी थी इसके अंदर तो उसी के कारण ये थोड़ा वीडियो डिले हो गया। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर नेक्स्ट सीडीएस वन 2026, मैं हर एक चीज़ की बात करूंगा। आपका क्या थोड़ा बहुत पैटर्न में अगर चेंजेस दिखे तो वो चेंजेस की बात करूंगा। जैसे इस बार जीएस में थोड़ा स्टैटिक पार्ट ज़्यादा दिख रहा था। अगर आप ऑल इंडिया रैंक वन को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली जो गर्ल्स वाला इस बार सीन चेंज हुआ है वर्सेस बॉयज, है ना, स्पेशली सिर्फ ओटीए की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ओटीए में जो सीन चेंज हुआ है कट ऑफ वाला, उसके हिसाब से मैं चीजें बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर लिटरली सीरियस एस्पिरेंट हो तो इसको ध्यान से देखना। आपको ये एक ही स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए और नहीं चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको खुद की स्ट्रेटेजी बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, चाहे 2x पे कर लेना, आपको 1x पे देखने की जरूरत नहीं है। तो 2x पे देख लेना। अगर 40 मिनट का वीडियो होगा तो विद इन 20 मिनट्स आपके खत्म हो जाएगा। बट हर एक चीज को ध्यान से देखना, मैं हर एक फ्री सोर्स पे बताऊंगा कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, कौन से आपको फ्री सोर्सेस फॉलो करने हैं, क्या आपका कट ऑफ का टारगेट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हर एक चीज की बात करूंगा। ठीक है ना, आपका ट्रेंड क्या है, कैसे आपको मैथ्स को टैकल करना है, कैसे इंग्लिश को करना है, कैसे जीके को करना है, हर एक चीज की बात करेंगे। चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑल अबाउट सीडीएस एंट्री। सीडीएस एंट्री के बारे में तो देखो काफी सारे कैंडिडेट्स को पता ही होगा। अब यूपीएससी करवाता है ये एग्जाम, आपके साल में 2 बार करवाता है। ठीक है, अभी ये जो नेक्स्ट होगा आपकी कब होगा, अप्रैल के अंदर होगा, राइट। ओके, इसके फॉर्म्स मोस्ट प्रोबेबली आपके दिसंबर के अंदर आउट होंगे, तब आप क्या कर सकते हो, इसके फॉर्म भर सकते हो। इसमें आप गेजेटेड ए रैंक के ऑफिसर बनोगे। अगर इंडियन आर्मी में जाते हो, आईएमए वगैरह जाते हो, ओटी वगैरह जाते हो तो आप लेफ्टिनेंट बनोगे। एंड अगर आप आईएनए जाते हो तो आप सब लेफ्टिनेंट बनोगे। एंड अगर अगर एएफए जा रहे हो तो आप क्या बनोगे, फ्लाइंग ऑफिसर बनोगे। ठीक है, अब ये जो सीडीएस एंट्री है इसके बारे में खास चीज देखो क्या है। सीडीएस इज द ओनली एंट्री फॉर नाउ ग्रेजुएट में अगर अपन बात करें जिसमें आपको क्या मिल रहा है, परमानेंट कमीशन मिल रहा है, जैसे कि एफकेट वगैरह में नहीं मिल रहा है। ओटी में ध्यान रखना परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है, यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। अब ये तो बेसिक चीजें हैं यार, सभी को पता होगी। अगर आप सीडीएस का प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता है कि ये सब चीजें तो होगी। सबसे पहले देखो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो यू मस्ट नो दी पैटर्न कि क्या पैटर्न है। अगर मैं जनरल पहले आउटलाइन बात कर लूं आपके पैटर्न की, तो पैटर्न देखो कुछ ऐसा है। अगर मैं ओटीए की बात करूं, ठीक है ना, ओटीए एंड दूसरी तरफ बाकी आपकी जितनी भी एकेडमीज है, जैसे आईएमए हो गया, एएफए हो गया, एयरफोर्स एकेडमी, एंड आईएनए हो गया, इंडियन नवल एकेडमी। ठीक है, दो पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर ओटीए तो एज यू नो आपको दो पेपर देने पड़ेंगे। पहला आपका होगा किसका, इंग्लिश का, जिसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। एंड टाइम कितना होगा, 120 मिनट्स होंगे। ठीक है, एंड दूसरा पेपर आपको देना पड़ेगा जीके, उसमें भी आपके 120 क्वेश्चंस होंगे और टाइम भी होगा 120 मिनट। ठीक है, जब आप आईएमए एफए आने के लिए अप्लाई करते हो तो ये दो पेपर तो देने ही आपको, एक और एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है इस केस में, दैट इज मैथ्स, राइट। मैथ्स का भी आपको देना पड़ता है, जिसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम कितना होता है, 120 मिनट। तो ये तो आपका जनरल मतलब पैटर्न की बात करें, जो मतलब आउटलाइन की बात करें तो आउटलाइन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अभी थोड़ा देखो रिसेंट में आपका ट्रेंड वगैरह क्या हुआ है, चेंज हुआ है ना। रिसेंट ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं पिछले दो सीडीएस की मैथ्स की बात करूं, है ना, अब देखो मैं यहाँ पे जो भी चीज बोलूंगा ना भाई, जितना भी मैंने स्टूडेंट से एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैंने भी इतनी बार एग्जाम दिए, ऑल इंडिया रैंक वन सिक्योर किए, तो आई नो कि सीडीएस कैसे लेवल बढ़ा रहा है कैसे कम कर रहा है, हर एक जगह का मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है ना, एंड ऑब्वियसली मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ये चीजें तो मेरे को ध्यान रखनी पड़ती है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो पिछले दो पेपर से, मतलब दो एग्जाम हो रहे हैं उनमें आपका लेवल क्या हुआ है, स्लाइटली कम हुआ है। ठीक है ना, मतलब उतना टफ नहीं पूछ रहा है। ओके, अगर आपको ये वाला जो अभी सीडीएस हुआ था इसका टफ लगा है ना, तो डेफिनेटली आपने मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी। एक चीज देखो, इस बार आपकी ईएफए की कट ऑफ काफी आई गई थी, वो क्यों गई थी, इसी मैथ्स के कारण गई थी, क्योंकि मैथ्स इस बार क्या था, इजी था, है ना। आपके आईएमए की भी कट ऑफ आई गई थी। सेकंड देखो, जीके की बात करूं मैं, अगर जीके की बात करूं तो जीके में देखो पैटर्न में उतना कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। बट कुछ चीजें देखो वापस कमबैक हो रही है, पॉलिटी आपके वापस पूछने लगा है। ठीक है ना, एक बार के लिए पॉलिटी ना के बराबर कर दिया था, पॉलिटी वापस पूछने लगा है।
इकोनॉमिक्स देखो पूछ रहा है बट बहुत ही अजीब पूछने लगा है, क्योंकि पहले थोड़ा ठीक पूछता था ना, आपको एनसीईआरटी से चीजें पूछी जा रही थी, अभी एनसीईआरटी से पूछना कम कर दिया है। इकोनॉमिक्स आपको ज्यादा लाइक पीआईबी वगैरह होता है वहां से ज्यादा पूछ रहा है ना, डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट वगैरह पूछ रहा है। इसके अलावा देखिए अगर हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में देखो इस बार आपके मॉडर्न हिस्ट्री का कमबैक हो गया। ठीक है, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है आपसे, दूसरा एंशियंट पूछ रहा है। मिडाइवल तो ऐसे समझो कि गायब ही कर दिया लगभग, मिडाइवल का हार्डली एक आध क्वेश्चन होता है, अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं होता है। ओके। अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूं, साइंस की बात करूं, तो साइंस वैसे ही चल रहा है, अभी भी आपका सेम ही चल रहा है, कोई इतना ज्यादा मेजर चेंज नहीं आया है। अब वो देखो इस बार तीन चार क्वेश्चन आए तो वैसा आपके ऑलमोस्ट हर बार होता है, ठीक है ना, वो तीन चार जैसे केमिस्ट्री में इस बार टफ आए थे तो वैसा ऑलमोस्ट हर बार होता है, किसी ना किसी टॉपिक के अंदर टफ आना है वो। ठीक है जी। ओके। इसके अलावा देखिए आपके जीके में जनरली क्या होता था, स्टेटमेंट बेस पे ज्यादा फोकस किया जाता था। देखो स्टेटमेंट तो अभी भी पूछ रहे हैं, अभी जो आपके पूछ रहे हैं ना वो स्टेटिक पे ज्यादा फोकस किया था इस पर्टिकुलर पेपर में, जो अभी रिसेंट में पेपर हुआ था ना उसमें स्टेटिक पार्ट पे ज्यादा फोकस हुआ था। जैसे पॉलिटी के अंदर देख लो, आपको डायरेक्टली लैंग्वेजेस वगैरह पूछ ली थी, जो क्लासिकल लैंग्वेज है कि नहीं है, क्लासिकल नहीं सॉरी शेड्यूल वाली लैंग्वेज है कि नहीं है ना। और आपको डायरेक्टली आर्ट पार्ट 4 पूछ लिया था किसके अंदर था, तो स्टेटिक पार्ट ज्यादा पूछ रहा था। दूसरा जो क्रोनोलॉजी वाला आपने देखा था, है ना, क्रोनोलॉजी वाला भी देखो आपकी जनरली क्या पूछ रहा था, स्टैटिक पार्ट ही मानो उसको कि इससे पहले ये हुआ वो हुआ। इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी देखो आपको क्या पूछ रहा था, स्टैटिक पार्ट पे थोड़ा फोकस कर रहा था। तो एक चीज आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे थोड़ा स्टैटिक पार्ट पे भी फोकस कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आप देखो ऐसा नहीं कि कंटेंट आपको दूसरा पढ़ना है, कंटेंट वही है बट उसके अंदर ना आप ज्यादा स्टैटिक पार्ट पूछना स्टार्ट कर दिया, तो स्टैटिक पे भी अभी आपको पूरा फोकस भी करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले मैं बुक्स एंड सोर्सेज की बात करूंगा, क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जो गर्ल्स एंड बॉयज है भाई, इस बार थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, एज आई टोल्ड यू। बॉयज में जो ओटीए की कट ऑफ है स्लाइटली कम हुई है, स्लाइटली, ठीक है। एंड गर्ल्स में आपकी ओटीए की जो कट ऑफ है वो स्काई रॉकेट हो गई। रीजन वॉज वेरी सिंपल, एज आई टोल्ड यू, कि क्योंकि अब गर्ल्स की कट ऑफ क्या निकलेगी, अलग निकलेगी। तो गर्ल्स तो एक बात दिमाग में अभी से बिठा लेना, आप कोई भी कोचिंग कर रहे हो, किसी के पास भी कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी का भी बैच लेके बैठे हो, इवन मेरा भी बैच लेके बैठे हो आप, मैं आपको एक एडवाइस एकदम जेन्युइन दे रहा हूँ कि आपको ना थोड़ा सेल्फ से भी अब चीजें करनी पड़ेगी। आप कंप्लीटली बैच पे किसी के भी रिलाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई बोल रहा है ना सिर्फ मेरा बैच कर लो, मोर देन इनफ है, सिर्फ ये पढ़ दो वो पढ़ लो, नहीं। दूसरी चीज, गर्ल्स अब कुछ भी लीव नहीं कर सकती है, यू कैन नॉट लीव, लीव वाला आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब कुछ और चीजें जिनकी मैं बाद में बात करूंगा, जैसे कि बॉयज में एक डाउट होता है, लाइक आई एम ए पे जा रहा है, आई नहीं जा रहा है, तो वो कुछ लीव कर सकता है क्या, उसकी भी मैं बात करूंगा। ओटी जा रहा है तो वो क्या लीव कर सकता है, या फिर कोई ऐसा मान लो आपका एस्पिरेंट है जो लाइक आपकी जॉब भी कर रहा है या फिर कॉलेज जा रहा है, तो वो उस केस में आपके क्या लीव कर सकता है ना, जिस मतलब उतना ज्यादा आप पे बर्डन आए। ठीक है, उन चीजों की भी मैं बात करूंगा। तो गर्ल्स सबसे पहले क्लैरिटी ले लेना, ओटीए का कट ऑफ हाई जाता है, आप कुछ भी लीव नहीं कर सकते हो, एंड सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी साथ में, तभी खुद को मजबूत बना पाओगे और तभी मेरिट लिस्ट में आ पाओगे। ठीक है ना, तभी आप वहां पे एसएसबी तक जा पाओगे। नाउ बुक्स एंड सोर्सेज की बात करता हूँ, तो ये सेल्फ स्टडी के लिए मैं बुक्स बता रहा हूँ सारी की सारी। ठीक है। इवन जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी इनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना भाई, तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नॉलेज और ही बढ़ेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ऑब्वियसली जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा बैच के अंदर, जितने भी बैच स्टूडेंट है, मोर देन इनफ होगा, उससे बाहर आपके नहीं आता है। मतलब इतने जितने मैं क्वेश्चंस बताता हूँ उतने क्वेश्चंस तो आने ही हैं आपके, ठीक है ना। बट अगेन एक्स्ट्रा टाइम है तो उस केस में आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो अदर देन बैच। बाकी गर्ल्स को तो एज आई टोल्ड यू कि भाई करना ही है, ठीक है ना, उनको तो करना ही है क्योंकि कट ऑफ हाई जाने लगा है। नाउ बुक्स की बात करते हैं। बुक्स देखिए क्या क्या है। इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश में देखो, एक तो आपको एसपी बख्शी फॉलो करनी है, ठीक है। एक तो आपको एसपी बख्शी फॉलो करनी है। एक आप 12 ईयर्स के क्या करोगे, पीवाईक्यू वोकेब करोगे। ओके। इसके अलावा आप वोकेब के लिए ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो। अब कैसे यूज करनी है कैसे नहीं करनी है वो अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको। सेकंड देखिए, अगर जीके की बात करें तो जीके में देखो कौन सी आपको बुक्स लेनी है। आप लक्ष्मीकांत फॉलो करोगे फॉर पॉलिटी, मोर देन इनफ है, सारे के सारे इस बार जितने भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन थे ना सारे लक्ष्मीकांत से थे। एक और चीज बताता हूँ, इस बार जो आपकी पॉलिटी आई थी ना सीडीएस में, उसके ए टू जेड क्वेश्चन मैंने वन शॉट आपको करवाई थी ना पॉलिटी की, चाहे खोल के देख लेना। ए टू जेड क्वेश्चन इस वन शॉट से थी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बाहर से था। ठीक है ना। ओके। मैं आपको प्रूफ भी आगे प्रोवाइड कर दूंगा कि मेरे वन शॉट वगैरह कितने रिलेवेंट होते हैं आपके वाईटी के ऊपर, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ आपको। ठीक है। तो एक बार लक्ष्मीकांत करो, फिर वन शॉट से गो थ्रू कर लो, मोर देन इनफ है, फिर बस प्रैक्टिस करो, है ना, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। सेकेंड देखो, इसके बाद में इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स छोड़ो उससे पहले साइंस देखो।
साइंस के लिए देखो आपको फॉलो करनी है 9th प्लस 10th एनसीईआरटी। ओके। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप 11 प्लस 12th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है ना, सिर्फ बायो की, वो एनसीईआरटी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ओनली बायो। केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है ना। इस बार क्वेश्चन देखे, केमिस्ट्री में इस बार वो क्वेश्चन देखे तो हर बार नहीं आएंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे वैसा, ठीक है। तो बायोलॉजी आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा देखिए आपके, अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में देखो आप क्या फॉलो कर सकते हो, आप 11 प्लस 12th एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि भाई इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, 11 12th एनसीईआरटी करो, मोर देन इनफ है, ठीक है ना। बाकी इतना ज्यादा भी लोड लेने की मतलब कोई है नहीं, क्योंकि देखो 6 महीने या 5 महीने आपके पास टाइम लिमिट। देखो पहली बात, आपके पास 5 से 6 महीने ही है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको सीएससी के लिए आपको कोई 1 1.5 साल नहीं मिल रहा है कि आप सब कुछ कवर करोगे, ठीक है ना। इसमें भी आपको एक लिमिट तो रखनी पड़ेगी। फिर देखो अपन बात करते हैं किसकी, आपकी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में देखिए आप 12th क्लास की जो मैक्रो एंड माइक्रो आती है वो दोनों आपको फॉलो करनी है, मैक्रो प्लस माइक्रो। अगर आपकी इकोनॉमिक्स एकदम ही वीक है ना, तो मैं आपको एक और बुक सजेस्ट करूंगा, पहले वो रेफर करो। महाराष्ट्र बोर्ड की 12th की आपकी क्या आती है, एक बुक आती है जो 12th की बुक है, माइक्रो एंड मैक्रो, वो पहले पढ़ो, उसके बाद में ये पढ़ना, क्योंकि इन दोनों में फिर आपको हवा ही नहीं लगेगी। अगेन इकोनॉमिक्स मैंने पूरी आपकी ये दोनों बुक है ना, ए वन शॉट के अंदर एकदम अच्छे से कवर करवा रखी है, टॉपिक वाइज। देखो मैं आपको वन शॉट में पढ़ाता हूँ तो टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। आपको कोई बैच लेने की अगर आप नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैं आपको कंटेंट वगैरह बताऊंगा वो फॉलो कर लो, मोर देन इनफ है। आपको कोई नहीं रोक सकता फिर एग्जाम में, एग्जाम क्लियर करने से। अब एग्जाम क्लियर करने से ना आप खुद को ही रोक सकते हो सिर्फ, अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होगे ना तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, आप पे बैकफायर करेगा। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा अगर अपन ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में देखो जनरली ना आपके 11th की एनसीईआरटी, जो फर्स्ट एनसीईआरटी है ना फिजिकल ज्योग्राफी, उससे ज्यादा क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो एक तो 11th की एनसीईआरटी फॉलो करो, और ज्यादा से ज्यादा 12th की एनसीईआरटी, उससे ज्यादा आपको और कुछ एक्स्ट्रा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन के लिए आप बुक कभी नहीं चेंज करते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हो, प्लस मैं जो वन शॉट आपको प्रोवाइड करता हूँ वाईटी के ऊपर, अभी देखो आपके अगले 1 2 महीने के बाद साथ में आपके एक एक करके कवर कर दूंगा, वो वन शॉट देखनी है। इस बार आपके इंडिया के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे वन शॉट से थे, ठीक है। सीडीएस में भी डिफेंस वगैरह के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे आपके वन शॉट वगैरह से थे। ओके। तो वो आपको अच्छे से फॉलो करनी है, सारी चीजें आपको अच्छे से फॉलो करनी है। फाइन। इसके बाद में आता है मिसलेनियस पार्ट। अब ये जो मिसलेनियस पार्ट है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिफेंस हो गए आपके, डिफेंस से इस बार देखो आपके सीडीएस में 4 से 5 क्वेश्चंस थे, है ना, काफी ज्यादा होते हैं भाई 4 से 5। आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गए, और आपकी और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से फॉलो करनी है, कहाँ से आपको कंप्लीट करनी है। तो ये सारे बुक्स एंड सोर्सेज आपको क्या करने हैं, इन दो के लिए फॉलो करने हैं। फिर आता है आपका मैथ्स का। देखो वैसे तो मैं मैथ्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैथ्स को समझाने के लिए भी मेरे को एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। इसके अंदर मैं कवर करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है बाकी बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे and मैं अच्छे से कवर भी नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को कमेंट्स में बताना इफ यू वांट कि मैं मैथ्स की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, जिसमें आपको पता चले। इस बार आपको पता ही है कि कितना मैथ्स आया था मेरे पढ़ाई वैसे, तो डेफिनेट सी बात है उसी पैटर्न के हिसाब से बताऊंगा मैं आपको कि क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कैसे करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। तो लेट मी नो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है ना, विथ इन नेक्स्ट 2 डेज। तो इसके बारे में मेरे को बताना, ओके। अब मैथ्स के लिए देखो वैसे आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो। एक तो आप आर एस अग्रवाल सीडीएस मैथमेटिक्स, है ना, सीडीएस की स्पेसिफिक आपके आर एस अग्रवाल की मैथमेटिक्स आती है, वो फॉलो कर सकते हो इफ यू आर ए बिगनर, ठीक है, अगर आप बिगनर हो। इसके अलावा देखो आप दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू बुक जरूर खरीदो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट देखो आपको 5 से 6 साल के क्या लगाने हैं, पीवाईक्यू वगैरह लगाने हैं, एटलीस्ट 5 6 साल के। और ये सिर्फ एक बार नहीं लगाने, मल्टीपल टाइम लगाने हैं। इसके अलावा आप क्या करो, प्रैक्टिस करो जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है ना। पीवाईक्यू वगैरह क्या करो, प्रैक्टिस करो। अब सबसे पहले देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, उससे पहले आपको कट ऑफ एंड टारगेट सेट करना चाहिए। नाउ कट ऑफ की बात करूं, एज आई टोल्ड, जो गर्ल्स का ओटीए कट ऑफ है ना भाई, वो गर्ल्स का ओटीए कट ऑफ आप क्या मान के चलोगे, अभी अभी आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे को 103 प्लस तो एटलीस्ट कैसे भी स्कोर करना ही है, कैसे भी करके एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, जनरली आपका 100 के अराउंड आपका कट ऑफ था इस बार, तो 103 प्लस तो एटलीस्ट आपको टारगेट करना ही। वहीं अगर मैं बॉयज की बात करूं, बॉयज ओटीए, तो आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट मैं 85 प्लस तो करूं ही करूं यहाँ पे स्कोर, ठीक है।
अगर मैं आईएमए की बात करूं, आईएमए में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 135 प्लस समथिंग करूं, 130 से लेके 135 प्लस। ओके, और एएफए की अगर बात करूं तो एएफए में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 145 प्लस तो एटलीस्ट करूं। आईएनए की अगर मैं बात करूं तो आईएनए का आपका टारगेट होना चाहिए 115 से 120 प्लस तो मैं करूं ही करूं, इतना आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये टारगेट सबसे पहले लिखो, एंड जहां पे भी प्रिपेयर कर रहे हो सामने चिपका लो। ठीक है ना, ये टारगेट बार बार दिखना चाहिए कि मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। अब ये मिनिमम टारगेट है, इससे ऊपर आपको कोई लिमिट नहीं है कितना ऊपर जाओगे, तो ये मिनिमम टारगेट है, ठीक है ना। तो टारगेट सेट करो, तो टारगेट आपका क्या होना चाहिए भाई, इसके हिसाब से होना चाहिए कि मेरे को कितना स्कोर करना है। आई विल से कि यार सिर्फ कट ऑफ की तरफ मत देखो, जितना हाई करोगे ना उतनी अच्छी क्या आएगी, आपकी रैंक आएगी। और उतना ही आपका जनरली देखो, गर्ल्स वाली ओटी वाली लिस्ट हो गई, बॉयज वाली ओटी वाली लिस्ट हो गई, इसमें आपका मेरिट आउट का सीन नहीं रहेगा। वरना वही है, मेरिट आउट का आपका टेंशन बना रहेगा फालतू में, है ना। एएफई वगैरह आईएनए वगैरह में जनरली इतना मेरिट आउट नहीं होता है, बट आपके ओटीए और गर्ल्स ओटीए वगैरह में बहुत मेरिट आउट होते हैं, गर्ल्स ओटीए में तो बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, अब बात आती है प्रायोरिटीज की। अब बात आती है प्रायोरिटीज की। देखो मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूँ, आगे की चीजें एक्सप्लेन करने से पहले। अब कभी कभी क्या करते हो, आप खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, है ना, ऑब्वियस सी बात है, खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। कभी कभी आप क्या गलती करते हो, अभी जैसे मान लो बहुत से एस्पिरेंट है जो फेल हो चुके हैं, ठीक है ना, काफी सारे बच्चे हैं जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। ओके, अब वो मान लो आपके 4 टाइम रिपीटर्स है, 1 टाइम रिपीटर है, कितने भी टाइम रिपीटर्स हो सकते हैं। वो जनरली क्या गलती करते हैं, वो जनरली गलती करते हैं, वो वापस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वापस प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से चालू करेंगे, साइंस पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, ऐसे सिलेबस कवर करेंगे एंड सब चीजों को रिवाइज करेंगे। नाउ दैट विल नॉट हेल्प यू, वो आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई कैंडिडेट है, उसने मान लो वापस आपके क्या ली, जितने भी 3 पेपर है ना, वो तीनों पेपर उठाए, ठीक है। तीनों पेपर उठा के उसने क्या किया, एनालाइज किया कि हाँ मेरे अब उसने एनालाइज किया, तो सपोज करो उसको पता चला कि मेरा जो पॉलिटी सेक्शन है, मान लो पॉलिटी के अंदर 10 से 12 क्वेश्चंस थे, पर उसके सिर्फ करेक्ट हुए 3, ठीक है। ओके, उसके पॉलिटी में 3 करेक्ट हुए, बट वो प्रिपेयर करना कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, साइंस में। सपोज करो उसने साइंस में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, बट अगेन वो फिर भी साइंस को रगड़े जा रहा है, साइंस से स्टार्ट कर रहा है, साइंस की चीजें ज्यादा कर रहा है। ना सी साइंस में आपको उतनी प्रिपरेशन अब नहीं चाहिए, साइंस में बस आपको रिवीजन चाहिए, आपने क्लास देख ली या फिर रिवाइज कर लिया नोट से, दैट इज मोर देन इनफ। आपका फोकस होना चाहिए इस वीक एरिया पे, ये जो दिख रहा है एरिया, ये जो ऐसे आपको एरियाज मिलेंगे ना, ये इंग्लिश के अंदर भी मिलेंगे आपको, जैसे पीक्यूआरएस में आपको हो सकती है दिक्कत, एस1 एस6 में हो सकती है, पर्टिकुलर सेक्शन में आपको दिक्कत होगी। इन एरिया पे अटैक करना स्टार्ट करो, जब तक आप इन पे अटैक नहीं करोगे ना, लेट मी टेल यू, आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप प्रिपेयर ही गलत तरीके से कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात। जब तक आप जो वीक एरिया है उस पे अटैक करोगे नहीं, उस पे वर्क करोगे नहीं, तो वो कैसे सुधरेगा। और अगले एग्जाम में जब वापस पहुंचोगे तब तक इसका टाइम नहीं रहेगा, और वापस एक बार रिवाइज होके चले जाओगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप उतना अच्छा। तो आई विल से जो वीक एरिया उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। सी जो रिपीटर्स होते हैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनको इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए जितना आपके एक फ्रेशर को चाहिए। आपने ऑलरेडी साइंस जैसे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, जो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं है उन पे फोकस करो, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने पिछली बार हिस्ट्री छोड़ा है, तो इस बार हिस्ट्री भी कर लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि आपके और सब्जेक्ट्स प्रिपेयर है। तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजों पे क्या करो यार, फोकस करो। ओके, नाउ प्रायोरिटी सेटिंग देखो कैसी होनी चाहिए। प्रायोरिटी सेटिंग होनी चाहिए, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके साइंस से, तो सबसे पहले तो आपको साइंस ही कवर करना है, ये तो कभी छोड़ना ही नहीं है। अगर मैं जीएस की बात करूं, साइंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब साइंस से भी देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, साइंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इंग्लिश। इंग्लिश तो एक ऐसी चीज है, ये तो मतलब कितने भी साल हो जाओ, आपसे मान लो 1 सेंचुरी बीत जाएगी तब भी यही सीन रहेगा, अगर यही पैटर्न रहा तो, कि इंग्लिश के बिना आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, इंग्लिश के बिना कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश इज द ओनली स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब इंग्लिश के बारे में इन डिटेल में थोड़ी देर में बात करूंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको इंग्लिश को, ठीक है ना। सेकेंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी साइंस, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए जियोग्राफी। जियोग्राफी अगेन सिंपल है, इजी है, इतनी ज्यादा टफ नहीं है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 11th एनसीईआरटी से। फोर्थ प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए पॉलिटी। अब इकोनॉमिक्स की जगह पॉलिटी क्यों चूज किया मैंने, पॉलिटी इसलिए लिखा क्योंकि पॉलिटी सिंपल आ रही है, जबकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखना, कुछ क्वेश्चन सिंपल है, बाकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो,
करंट अफेयर्स या फिर इकोनॉमिक्स यूज कर सकते हो, एंड फाइनली आप चाहो तो जो आपका हिस्ट्री वगैरह वो कर सकते हो। अब बीच बीच में देखो आपको क्या करने हैं, मिसलेनियस टॉपिक करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे डिफेंस वाली क्लास से 5 क्वेश्चन है, अब एक क्लास से देखो 5 क्वेश्चन आए तो डेफिनेट सी बात है ना भाई, वो कवर करना चाहिए आपको हिस्ट्री वगैरह से, है ना। हिस्ट्री में आप मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन कर पाओगे, इतना पढ़ के जाओगे। अब हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप मेडिवल भी पढ़ते हो, एंशियंट भी पढ़ते हो, आप मॉडर्न भी पढ़ते हो, और उतना आपको क्या नहीं मिलता है, रिटर्न रिटर्न ऑन बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे फोकस करो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी। अब चलिए एक एक सब्जेक्ट को बात करते हैं। अब अर्थमेटिक जो मैथ्स वाला मैं बात कर रहा हूँ वो ओटी वाले स्किप कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। टेप करो भाई, 10-10 सेकेंड निकाल के और स्किप कर लो, ओके। नाउ मैथ्स की बात करूं तो वैसे तो मैंने बोला है कि आपको डेडिकेटेड वीडियो में वैसे देने का सोच रहा हूं, तो मेरे को बता देना कमेंट्स के अंदर कि क्या आपको डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी चाहिए मैथ्स के लिए, ठीक है ना। ओके। सिमिलरली अगर इंग्लिश की भी चाहिए तो बताना भाई, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर मैं इंग्लिश और वैसे जीएस दोनों आपके बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। बट इन केस इफ यू वांट कि सिर्फ इंग्लिश की स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वहां पे स्कोर नहीं करते तो पेपर नहीं निकलता है। वो जो जीएस वाला पार्ट है वो तो सारा मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी मैथ्स का जरूर बताना, ठीक है ना। ओके। अब देखिए मैथ्स में इतने टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, 2D मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, 3D मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी देखो आपके जैसे लोगरिथम हो गया, लोगरिथम आपसे पूछ लेते हैं ना, सेट थ्योरी आपसे पूछ लेते हैं, तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी आपसे पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। अभी देखो इनमें ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है। अभी रिसेंट वाले में आपके अर्थमेटिक का वेटेज काफी कम हो गया। एक टाइम था अर्थमेटिक के क्वेश्चंस 30 आते थे, अभी वाले में लगभग आपके समथिंग अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। नंबर सिस्टम का आपका वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो इसके डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2D मेंसुरेशन की बात करूं तो इसके भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, है ना। इसके भी आपके मान के चलो, देखो 2D मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को दोनों को साथ में मिला लो, इन दोनों के क्वेश्चंस मिला के लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं इन दो को मिला के। ज्योमेट्री से इस बार भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। 3D मेंसुरेशन से ना के बराबर क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे और वो भी काफी डिफिकल्ट आए थे, है ना, मतलब कैलकुलेटिव आए थे, वैसे डिफिकल्ट नहीं थे। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री से देखो आपके 10 से 18 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, इस बार काफी क्वेश्चंस आए थे। अलजेब्रा से इस बार बहुत क्वेश्चन आए थे, लगभग आपके 15 से 22 क्वेश्चन अलजेब्रा से आए थे, ठीक है ना। स्टेट से भी देखो आपके क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गए, है ना, स्टेट से भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेट्स एंड डीआई से मिला के। अब स्टेट्स और डीआई मिला के देखो लगभग आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनका भी देखो काफी वेटेज बढ़ा है, ठीक है ना। इवन स्टेट्स एंड डीआई ज्यादा ही मान लो, आपके 12 से भी ज्यादा है, 14 के अराउंड क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब हर एक चीज ना वेटेज के हिसाब से प्रिपेयर नहीं की जाती है। नाउ सपोज करो कोई कैंडिडेट है वो आपके एफकेट का भी प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई पहले अर्थमेटिक करो आप, ठीक है ना। नाउ एक चीज आपको बताता हूँ जो आप काफी लोग गलत करते हो, कि अर्थमेटिक आता है ना, ये सीडीएस के अंदर काफी सिंपल आता है। पिछले 5 साल के पेपर देख लेना चाहे, अर्थमेटिक आता है वो सबसे सिंपल आता है, और जल्दी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो आप। ऑब्वियस सी बात है इसमें चैप्टर बहुत है, ठीक है ना, चैप्टर काफी है, टॉपिक काफी है, बट अगेन बहुत ज्यादा सिंपल आता है भाई, बहुत ज्यादा, इवन काफी क्वेश्चंस तो डिट्टो आ जाते हैं। इसलिए अर्थमेटिक को लीव मत किया करो अगर आप एफकेट प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ, आप सिर्फ सीडीएस के लिए पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो तो आई विल से कि आप अर्थमेटिक बाद में प्रिपेयर करो, क्योंकि इतनी वेटेज नहीं है। सेकेंड देखो उसके बाद में आपका गोल क्या होना चाहिए, उसके बाद में गोल होना चाहिए इधर ट्रिग्नोमेट्री, या फिर आपका क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए आपका ज्योमेट्री एंड 2D, इन दोनों में से एक आपका गोल होना चाहिए। रीजन इज वेरी सिंपल, ज्योमेट्री थोड़ा स्लाइटली टफ है, बट ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि आप अनकन्वेंशनल मेथड से भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। एक आपके माइंड के अंदर ना एक बहुत खराब चीज चल रही है, काफी सारे एस्पिरेंट्स के बीच में चलती है, दैट इज बेसिक। नाउ सी आई एक्सेप्ट कि बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बेसिक समझने चाहिए, ठीक है ना। ओके। बट कुछ एस्पिरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ बेसिक से ही पेपर को निकाला जा सकता है, एंड काफी सारे टीचर्स आपको ये भी बोलते हैं कि बेसिक्स पढ़ो, सिर्फ बेसिक्स कर लो सारे पेपर निकाल लोगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ना कोई सा भी एग्जाम दे लेना, एसएससी दे लेना, आप चाहे सीडीएस दे लेना, अगर आपको सिर्फ बेसिक्स आते हैं ना, तो हो सकता है बाय चांस आप पेपर निकालो, बट आप कभी भी हाई स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको ये अनकन्वेंशनल मेथड सीखने पड़ेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल मान लो इस बार 15 क्वेश्चंस थे मान लो, उन 15 क्वेश्चंस में बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे ना जिनमें आप
लाइक डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट वगैरह करके आप सोल्व कर सकते हो। अगर मान लो उन्हीं क्वेश्चंस को आप बेसिक मेथड से करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से वो जनरली आपके कितने में हो जाता है, 30 से 50 सेकंड में हो जाते हैं, ठीक है। अगर वही क्वेश्चन मान लो आप बेसिक से करते हैं तो लगभग कितना लगता है, हर क्वेश्चन में 2 मिनट लगता है। तो कौन सा बेटर है आपके हिसाब से? तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप कंपटीशन में बैठे हो तो आपको कंपटीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रूल नहीं है। जैसे बोर्ड के अंदर रूल होता है ना, आपको हर एक स्टेप लिख के एक्सप्लेन करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे कोई रूल नहीं है, तो रूल के हिसाब से क्यों चल रहे हो फिर? अनकन्वेंशनल मेथड्स, ट्रिक्स और डिफरेंट अप्रोचेज आपको सीखनी पड़ेगी। उनके बिना आप पेपर हो सकता है निकाल ही ना पाओ, और निकाल लिया तो आप हाई स्कोर नहीं कर पाओगे, कोई बेनिफिट नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर देखो आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो ना, तो आई विल सजेस्ट कि उस केस में आप ये जो क्वेश्चन पूछते हो ना, क्या मेरे को एकदम बेसिक से पूछना चाहिए। जैसे कि मान लो परसेंटेज की आप क्लास कर रहे हो, कितनी, 5 5 6 6 क्लास कर रहे हो सिर्फ परसेंटेज की। उस केस में अगर आप मान लो एलिजिबल नहीं हो, है ना, अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, एलिजिबल नहीं हो, आप बेसिक से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उस केस में मैं बोलूंगा ऑब्वियस सी बात है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ये नेक्स्ट वाला सीडीएस टारगेट कर रहे हैं जिसमें आपके पास सिर्फ 5 से 6 महीने हैं, एक चीज खुद सोच के देखो। अगर आप सिर्फ परसेंटेज की 5 से 6 क्लास करोगे, तो अर्थमेटिक के अंदर कितने चैप्टर्स है? परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, आपका एवरेज है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपके 5 टॉपिक बन जाते हैं। तो काफी सारे टॉपिक है, इनके हिसाब से तो आपकी क्लासेस कितनी चली जाएगी? सिर्फ अर्थमेटिक की चली जाएगी आपकी 40 50 क्लासेस। डू यू हैव दैट मच टाइम? सिर्फ मैथ से पेपर निकलेगा क्या भाई? सिर्फ मैथ से पेपर नहीं निकलेगा, आपको इंग्लिश भी प्रिपेयर करना है, वो भी मत भूलो। और आपको जीके का भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, वो भी मत भूलो। तो ये जो आप 5 5 6 6 लेक्चर्स देख रहे हो ना, दैट विल नॉट बेनिफिट यू। आपको कुछ ऐसा देखना चाहिए, ऐसी कुछ, अगर आप किसी का बैच भी ले रहे हो ना, तो ऐसा बैच लेना चाहिए जिसमें आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्या मिल जाए, आउटपुट मिल जाए। दैट शुड बी योर टारगेट। मैं जब प्रिपेयर करता था तो मेरा टारगेट यही था कि मेरे को कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। बट अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वगैरह हो, अभी भी आप बेसिक सीख रहे हो, तो उस केस में आप ये कोर्सेज फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे, टेक्स्ट आए थे कि सर मेरा इस बार सीडीएस क्लियर नहीं हुआ। मैंने एक्स वाई जेड उन सर का कोर्स लिया था, एक्स वाई जेड उन सर का कोर्स लिया था, है ना। काफी एसएससी टीचर्स भी और सीडीएस में भी आपके टीचर्स हैं। नो डाउट दे आर ग्रेट टीचर, कोई डाउट नहीं है उस चीज में। बट उनका ये डाउट था कि सर मैं सिलेबस करता ही रह गया, मैंने सोचा कि मैं सिलेबस करूंगा पहले पूरा, उसके बाद में करूंगा। एक चीज सोचो यार, ये इतना बड़ा सिलेबस आप कवर करते रह जाओगे ना, कब तो आप प्रैक्टिस करोगे? कब आप सीडीएस का पैटर्न सीखोगे? एंड कब आप ये जो अप्रोचेज और अनकन्वेंशनल मेथड्स है ये सीखोगे? तो ये गलती करना बंद करो, ठीक है ना। वरना टाइम निकल जाएगा और आप बेसिक सीखते ही रह जाओगे। ओके। आप बेसिक सीखते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा। अच्छा, एक और चीज, अब कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि इस बार बेसिक सीखा, अगले अटेम्प्ट में काम आएगा। एक बात बताता हूँ, इसमें आप सीखोगे ना, आप बीच में छोड़ दोगे, लास्ट में जाते जाते थोड़े टाइम पहले छोड़ दोगे। फिर आप नेक्स्ट ये वाले अटेम्प्ट पे इंग्लिश और जीके पे फोकस करोगे और ये अटेम्प्ट दोगे। नेक्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट करोगे ना, तो अगेन अपनी क्या होती है, एक फितरत होती है कि एकदम स्टार्ट से वापस स्टार्ट करता हूँ। तो अगेन वही लूप में फंसे रहोगे और वही घूमते रहोगे। इवन मैं बैच के अंदर पढ़ाता हूँ, तो जैसे आपका परसेंटेज है, तो मैं परसेंटेज आपकी 2 क्लास में खत्म करवाता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आपकी क्लासेस 2 घंटे के ऊपर की होती है। बट मैं सिर्फ उस कंटेंट पे फोकस करता हूँ जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। स्टार्टिंग में बेसिक क्लियर किया, फिर कंसेप्ट पे मूव करो एंड कंसेप्ट सीखो, फिर पीवाईक्यू पे मूव करो एंड फिर प्रैक्टिस करो। ये आपकी सिंपल सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हो तो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो। ठीक है ना। ओके। तो इतने बड़े बड़े कोर्सेज के अंदर आई विल सजेस्ट यू कि मत फंसना यार, वरना सीडीएस तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीके की। नाउ जीके की अगर अपन बात करें, तो जीके में आपकी देखो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखो, मैंने अलग अलग पार्ट में क्या किया था, डिवाइड किया था। जो आपके लाइक ओटी वाले स्टूडेंट है ना, उनको तो ऑलमोस्ट सभी चीजें कवर करनी है, गर्ल्स को तो एज आई टोल्ड कि सभी चीजें कवर करनी है भाई। ठीक है। वही आईएमए वाले हैं, उनका टारगेट थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे मान लो आप आईएमए टारगेट कर रहे हो, एएफए टारगेट कर रहे हो, या फिर आईएनए टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना, ये 3 टारगेट कर रहे हो। इस केस में मैं बोलूंगा आप ज्यादा फोकस करो मैथ्स प्लस इंग्लिश पे। ठीक है ना।
जीके पे कम करो, बट जीके में कुछ सिलेक्टेड चीजें करो। एक एस्पिरेंट रिसेंटली मेरे पास डाउट है कि सर मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो मैं क्या जीके में सभी टॉपिक छोड़ के सिर्फ साइंस प्रिपेयर कर लूं? आई स्ट्रिक्टली सेड हिम कि ये मत करना, ये गलती करना ही मत, वरना एक अटेम्प्ट चला जाएगा। क्योंकि सपोज करो इंग्लिश साइंस, सपोज करो आपकी सीडीएस वन 2024 या फिर सीडीएस वन 2019 जैसा आ गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना? वो जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है वही क्लियर नहीं होगा। इसलिए एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो करके जाओ। वन इज साइंस, सबसे पहले साइंस करो, उसके बाद में करो ज्योग्राफी, उसके बाद में करो पॉलिटी। एटलीस्ट ये 3 सब्जेक्ट तो करके जाओ, उसके बाद में आप करंट अफेयर्स कर सकते हो या इकोनॉमिक्स कर सकते हो, ठीक है ना? हिस्ट्री आप लीव कर सकते हो इस केस में। ओके, बट ये जब प्रिपेयर कर रहे हो तो एकदम बेस्ट प्रिपेयर करके जाना आपको। तो यहाँ से इजीली सेक्शनल कट ऑफ हो जाती है ओनली व्हेन यू आर स्कोरिंग गुड इन मैथ्स एंड इंग्लिश। जब आप इंग्लिश और मैथ्स में क्या कर रहे हो, अच्छे स्कोर कर रहे हो। जैसे इंग्लिश में मान लो आप 66 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, एंड मैथ्स में आप मान लो 50+ स्कोर कर रहे हो, तो यहीं पे देखो आपके कितने बन जाते हैं, 116 स्कोर बन जाता है, राइट? तो 116 यहाँ बनेगा, 20 नंबर यहाँ बनेगा, तो आपका आईएमए का तो ऐसे क्लियर हो जाता है। अब जैसे देखो एएफए के लिए टारगेट करोगे तो थोड़ा सा स्कोर यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना? तो वो एग्जाम के हिसाब से आपको मैच करना पड़ेगा। वहीं अगर ओटीई की बात करते हैं, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, सबसे पहले तो आपको टारगेट करना है एज आई टोल्ड कि इंग्लिश। भाई इंग्लिश में स्कोर करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। बट जीएस के बिना भी काम नहीं चलेगा, आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। सिर्फ इंग्लिश कर लोगे तो भी आपका हो सकता है कट ऑफ ना निकले। अब जब आप जीएस स्टार्ट करो ना, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आप किससे स्टार्ट करो, साइंस से करो। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट नहीं हो तो मैंने जो बताया, जहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो, जहां पे वीक हो, वहां से आप पढ़ना क्या करो, स्टार्ट करो। सबसे पहले साइंस आपको क्या करनी है, क्लियर करनी है। एज आई टोल्ड कि आपको 9 10 एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। पीवाईक्यूज को एनालाइज जरूर करो, इससे क्या होता है आपको पता चलता है कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। साइंस के बाद में आपको सेकंड सब्जेक्ट कौन सा करना है, सेकंड सब्जेक्ट करना है आपको ज्योग्राफी, ठीक है ना? ज्योग्राफी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, स्पेशली कौन सा करना है, देखो मैं आपको स्पेशली भी बताता रहूंगा। जैसे यहाँ पे देखो आपके फिजिक्स में 10 ही आ रहे हैं, ठीक है? आपके बायोलॉजी में भी 10 आ रहे हैं, और आपके केमिस्ट्री में भी क्या आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, है ना? तो जनरली यहाँ पे तो 10 10 10 आ रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करूं तो आपके 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, इस पे अभी ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है ना? ये मैंने ट्रेंड के हिसाब से बताया, इस बार चेंज हो सकता है, क्या बताया, इंडियन ज्योग्राफी से पूछ ले। इंडियन ज्योग्राफी से इन लोगों ने क्वेश्चन बहुत कम कर दिए हैं, आई डोंट नो व्हाई। ओके, इसके बाद में तीसरा देखिए, तीसरा अगर अपन बात करें पॉलिटी, ठीक है ना? तो पॉलिटी को भी भाई अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, पॉलिटी से भी आपके बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, एज आई टोल्ड कि लक्ष्मीकांत से इसको क्या करो, प्रिपेयर करो, है ना? एक एक करके चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, उसके पीवाईक्यूज करो, एंड उसको रिवाइज करो। उसके नोट्स बना सकते हो तो नोट्स भी बनाओ, ठीक है? इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, करंट अफेयर्स बताया था। या तो करंट अफेयर्स करो या इकोनॉमिक्स करो। तो या तो पहले करंट अफेयर्स करो फिर इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स फिर करंट अफेयर्स। तो इनको फॉलो करना है फिर आपको। अब इनके अंदर भी मैंने सोर्सेज बताए थे, वो सोर्सेज आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। एंड फाइनली आपको क्या करना है, हिस्ट्री करना है, ठीक है? एक और सब्जेक्ट एड ऑन कर लेना, ये ना, ये जो एएफए आईएमए आने वाले ये लीव कर सकते हैं, बट अगेन ये ओटी वाले गलती से भी लीव मत करना, दैट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड एआई। अब इसके क्वेश्चंस देखो 5 पूछने लगा है, ठीक है ना? 5 पूछता, 5 तो नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एडवांस भी पूछता है। एटलीस्ट आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। अब इसके लिए मैंने वैसे आपको पीडीएफ भी दे रखी है, इस बार मैं ट्राई करूंगा आपको क्लास भी एक अच्छी से क्या कर दूं, प्रोवाइड कर दूं, ठीक है ना? एज पर दी पीवाईक्यू ट्रेंड एंड ऑल दैट। तो ये भी आपको करके जाना है, ओके? अदरवाइज इसके लिए भी देखो आप सोर्सेज क्या फॉलो कर सकते हो, आप लुसेंट से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है जी? ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, इस ऑर्डर के अंदर कवर करना स्टार्ट करो, इफ यू आर ए फ्रेशर कैंडिडेट, ठीक है? ओके, अब एक डाउट और सुन लो, वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, इसके बाद में इंग्लिश की बात करता हूँ। डाउट ये आता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ठीक है, वर्सेस वर्किंग वर्किंग पर्सन, वर्किंग पर्सन वर्सेस बेला पर्सन। बेला पर्सन मतलब आपके जो मतलब कंप्लीटली डेडिकेट कर रखा है कि मैं सीडीएस प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? कंप्लीटली डेडिकेटेड है, घर पे रहता है, कंप्लीटली डेडिकेटेड है, इस बार मेरे को सीडीएस निकालना ही है, ठीक है ना? दिल पे मत लेना भाई, बेला बोला तो। ओके, मैं भी था एक टाइम पे। अब कॉलेज गोइंग की बात करते हैं। नाउ जो कॉलेज गोइंग और वर्किंग पर्सन है, अब ये कॉलेज गोइंग, उस कॉलेज गोइंग की बात कर रहा हूँ जो रेगुलर जाता है कॉलेज, जो प्राइवेट कर रहा है ना उसके लिए नहीं है, वो इसी के अंदर आएगा, डेडिकेटेड वाले के अंदर आएगा। अगर देखो आप इन इन 2% में से हो, इवन मेरे बैच के अंदर भी हो, तो आई विल से कि जस्ट कंटेंट से गो थ्रू करो।
ठीक है, कंटेंट से गो थ्रू करो। अगर आप सेल्फ कर रहे हो, देखो ऐसे स्टूडेंट्स को जनरली सेल्फ में क्या होती है, ज्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जनरली क्या करता हूँ, ज्यादा सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई बैच के थ्रू जाओ, ताकि वो चीजें आपको क्या मिल जाए, सिंप्लीफाइड मिल जाए, है ना, क्योंकि सेल्फ में रिसर्च वगैरह ज्यादा होती है। तो आप कोई बैच से जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, आप मेड से जाओ, कहीं से भी जाओ, बैच से जाओगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बट सेल्फ से जा रहे हो तो सेल्फ में आपको क्या करनी है, पहले क्रीमी वाली चीजें करो। क्रीमी वाली मतलब जो ज्यादा आपको क्या दे रही है, बेनिफिट दे रही है। जैसे कि आपका साइंस हो गया, है ना, अगर मैं जीके की बात करूं, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया, तो जो क्रीमी वाली चीजें उनको पहले अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। थोड़ी स्लीपिंग आवर्स है ना, वो कम कर दो यार। देखो कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो स्लीपिंग आवर्स क्या कर दो, कम कर दो। और ये करना ही पड़ेगा। डिफिकल्ट होती है ये चीजें, सुबह जल्दी उठना या फिर रात को लेट सोना फिर सुबह जल्दी उठना। बट अगर भाई वो यूनिफॉर्म चाहिए ना, जो हर किसी को नहीं मिलती, तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप कुछ चीजें लीव भी कर सकते हो, ये गर्ल्स के केस में नहीं होगा। गर्ल्स के केस में तो देखो यार, सभी कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही रियलिटी है और रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बट आप कुछ लीव भी कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री वगैरह आप लीव कर सकते हो। ओके। बट जब आप कोई बैच से जा रहे हो ना, तो आई विल से कि आप सिर्फ बैच कंटेंट से जाओ। बैच कंटेंट से क्या करो, गो थ्रू करो, बस। अच्छे बैच से जाना, एंड बैच कंटेंट से आप गो थ्रू करो, एंड उसी को आपको पढ़ना है, उसी को बार बार रिवाइज करो। उसके केस में आप एनसीईआरटी क्या कर सकते हो, थोड़ा लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ओके। बट कंप्लीटली सिर्फ वन शॉट पे रिलाई मत कर देना भाई। वन शॉट पे अगर रिलाई करते हो तो उससे पहले एक बार ना एनसीईआरटी गो थ्रू करना, फिर वन शॉट पे क्या करना, आप मूव ऑन करना, ठीक है। फिर सेकंड डेडिकेटेड की बात करूँ, तो डेडिकेटेड को देखो मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, इवन जो मेरे बैच के अंदर उनको भी बोलूंगा कि आप क्या करो यार, एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, ये आपको और ज्यादा बेनिफिट ही करेगा, ठीक है ना। ये मैंने इनको एनसीईआरटी पता है क्यों मना किया, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, मेरे को पता है, तब मैं वो बोल रहा हूँ। क्योंकि वो जब मैनेज करना होता है ना, तो ना तो आप इधर के रहते हो ना आप उधर के रहते हो, इसलिए मैंने बोला कि आप वो सब चीजें छोड़ो, ठीक है ना। बट यहाँ पे जब आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो, सेल्फ से पढ़ रहे हो, तो आई विल से कि एनसीईआरटी से गो थ्रू करो अच्छे से। आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, अगर आप कोई भी बैच से जा रहे हो तो पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर बैच की क्लास देखो, फिर आप क्या करो, नोट्स को रेफर करो। दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। अगर सेल्फ से पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, पहले एनसीईआरटी से गो थ्रू करो, फिर मेरी वाईटी की क्लास जो वन शॉट है उसमें उस टॉपिक से गो थ्रू करो, फिर अगेन आप पीवाईक्यूज वगैरह क्या करो, सोल्व करो, जिस भी पार्ट में वीक है उस पे क्या करो, अगेन वर्क करो या फिर प्रैक्टिस करो। दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। तो आई होप तीनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। हाउ इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हाउ यू शुड प्रिपेयर दी इंग्लिश सब्जेक्ट। ना इंग्लिश को मैं तीन पार्ट के अंदर आपके डिवाइड करता हूँ, वो तीन पार्ट देखो कौन से हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट है आपका भाई रीडिंग पार्ट, ओके। दूसरा पार्ट आपका कौन सा है, वोकेब पार्ट। एंड तीसरा पार्ट कौन सा आपका, ग्रामर पार्ट। तो तीन पार्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ग्रामर, वोकेब एंड रीडिंग, ठीक है। अब रीडिंग से देखो आपके क्या क्या आता है, पीक्यूआरएस आ गए 10 क्वेश्चन। पैसेज देखो इस बार नहीं है, पिछली बार भी नहीं है, बट कभी तो आएगा ना, वापस तो आएगा। तो ये मैंने जितने टॉपिक्स पूछते हैं वो सारे लिखे हैं यहाँ पे। पैसे 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तीन पैसेज आ गए तो 15 हो गए। S1 S6 आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। क्लोज टेस्ट जैसे इस बार भी आया था 10 क्वेश्चन, ये भी रीडिंग बेस्ड होता है। S1 S2 आया था, ये भी देखो रीडिंग बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग पे। तो देख रहे हो लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन क्या आते हैं, रीडिंग बेस्ड आते हैं। इतना क्या आता है, रीडिंग बेस्ड आता है। मतलब अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपका जो टारगेट है ना, ये होना चाहिए कि अगर मान लो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट 45 प्लस आपके करेक्ट होने चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए भाई रीडिंग के अंदर। रीडिंग के अंदर आप गलत क्वेश्चन अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब रीडिंग के लिए देखो मैं डेली आपको डेली टारगेट भी देता हूँ, इवन एफकेट वालों को भी देता हूँ कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो आप, या फिर कोई बुक भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, इससे रीडिंग काफी इंप्रूव होती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, दैट इज ग्रामर। ग्रामर से देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन से आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से 10 से 15 आते हैं, इस बार जैसे 15 थे, है ना। फिलअप्स देखो, फिलअप्स में आपके जनरली क्या पूछते हैं, जैसे डिटरमाइनर पूछ लिया आपसे, या फिर आपसे आर्टिकल्स पूछ लिए, है ना, या फिर आपसे क्या पूछ लिए, प्रीपोजिशन पूछ लिए, या फिर कंजक्शन पूछ लिए, या फिर और मिसलेनियस आपके जो क्या हो गए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो आपसे फिलअप्स 10 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लगभग आपके देखो और नरेशन एंड वोकेब, ये भी वॉइसेस एंड नरेशन, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो लगभग आपके देखो 30 से 20 से 35 क्वेश्चन,
ये आपके किसके रहते हैं भाई? ये रहते हैं ग्रामर के। फिर आप अब एक चीज देखो यार, रीडिंग की ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ग्रामर की इंपॉर्टेंस देखो स्लाइटली उससे कम है। बट फिर भी आप क्या स्टार्ट करते हो, पहले ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, एकदम ग्रामर पे पूरी जान लगा देते हो, आप एसपी बख्शी में पूरा स्टार्ट कर देते हो। एंड जो रीडिंग पार्ट है उस पर फोकस करते नहीं हो, एंड एट द एंड स्ट्रगल किस में करते हो, वही रीडिंग पार्ट में। रीडिंग पार्ट में पता चल रहा है कि जो S1 S6 है उसमें 10 में से सिर्फ 3 करेक्ट हो रहे हैं, 4 करेक्ट हो रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? वहां आ रही है, बट वहां तो काम कर ही नहीं रहा है। अपन तो क्या कर रहे हैं, वापस ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो गलत चीजें फॉलो करना बंद करो, ठीक है ना? अपनी मिस्टेक्स पे काम करना स्टार्ट करो। ग्रामर आपको करना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह आपको पढ़ना चाहिए, बट एक स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करो। फिर आता वो कि जो आपका काफी वेटेज अब रखने लगा है। देखो सिनोनिम्स 5 से 10 आ जाते हैं, एंटोनिम्स 5 से 10 आ जाते हैं, डिस्क्लोजर मार्कर्स आ जाते हैं आपके, इडियम्स आ जाते हैं आपके, होमोनिम्स आ जाते हैं, है ना? होमोनिम्स देखो दो तरीके से पूछ रहा है, 3 3 वर्ड का यूजेस भी पूछ रहा है आपसे, और वैसे भी दो दो पूछ रहा है। मैच द फॉलोइंग, इसमें भी देखो वोकेब आपके पूछने लगा है, और आपके मिसलेनियस वोकेब या फिर सेंटेंस कंप्लीशन ये भी पूछता है। तो लगभग देखो अगर वोकेब की बात करें, अगर अपन वोकेब की बात करें तो बाकी जो आपका 50 क्वेश्चन है ना, 40 से 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन भी मान लो, ये आपका क्या रहता है, वोकेब पार्ट रहता है। 40 से 50 ही रहता है जनरली, ठीक है ना? 40 से 50, तो 40 to 50 आपका क्या रहता है, अब वोकेब रहता है। ये वोकेब आपसे पूछा जाता है, तो वोकेब पे भी फोकस करना स्टार्ट करो। अब जो वोकेब आता है ना, ये देखो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रीडिंग पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रीडिंग से सोल्व हो जाते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक सीखना भी स्टार्ट करो, एलिमिनेशन से भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। उसके अलावा पढ़ना स्टार्ट करो। अब देखो इन सब के लिए तो आप क्या कर सकते हो, ग्रामर वगैरह के लिए एसपी बख्शी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? रीडिंग के लिए मैंने बताया न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, डेडिकेटेड प्रैक्टिस करो। जैसे पीक्यूआरएस की कर रहे हो तो सिर्फ पीक्यूआरएस सारे पीवाईक्यू सोल्व करना स्टार्ट कर दो। और जब वोकेब का प्रिपेयर करते हो तो एक तो देखो 12 ईयर्स की आपको क्या करनी है, पीवाईक्यू वोकेब करनी है। किस किस की करनी है, सीडीएस एंड एनडीए बोथ, दोनों की करनी है, एक का भी नहीं छोड़ना आपको। और जो ऑप्शन है उनके मीनिंग भी, अब ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप चैनल से देख सकते हो, ठीक है? इसके अलावा देखो आपको ब्लैक बुक आप फॉलो कर सकते हो फॉर वोकेब, ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो। अगर ब्लैक बुक आपको टफ लगती है तो उस केस में आप पहले एक और अच्छी किताब है वो भी फॉलो कर सकते हो, वर्ड पावर मेडी जी। काफी इंटरेस्टिंग किताब है, इसलिए ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये भी आपको कुछ बेनिफिट देगा, काफी मतलब अच्छे वर्ड्स है इसके अंदर। उसके बाद में आप ब्लैक बुक पे मूव कर सकते हो। तो ये सब चीजें भी आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश को क्या कर पाओगे, टैकल कर पाओगे। इंग्लिश में आपका टारगेट हाई होना चाहिए, एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 65 से 70 प्लस करूं, एटलीस्ट कम से कम इतना तो करूं, ठीक है ना? ओके, ना व्हाट टू फॉलो बाय माय साइड। अब मैं बताता हूँ मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? आप क्या फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हो, जिससे आप सेल्फ स्टडी के साथ में पेपर निकाल सकते हो, आपको कोई भी बैच की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मैथ्स के लिए देखो, पहली बात तो आपको टारगेट फॉलो करने हैं। अभी देखो जैसे एफकेट के टारगेट स्टार्ट हो गए हैं, वैसे सीडीएस के टारगेट अब इसी दिवाली के सेकेंड डे से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना? दिवाली के बाद ही करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा, ताकि सारी चीजें लाइन में आ जाए एंड सारे बच्चे रेडी हो जाए, ठीक है? सेकंड, अब देखो ये जो मैथ्स की क्लासेस है, वैसे तो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, अब ये मैंने हाई एडवांटेज के बेसिस पे आपकी बना रखी है ना, वन शॉट के बेसिस पे भी है, एंड अर्थमेटिक तो मैंने आपको पूरा कवर कर रखा है। ओके, अब ये भी क्लासेस है तो मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ा रखी है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके हिसाब से पढ़ा रखा है। तो इन क्लासेस को देख लेना एंड फिर क्या करो, प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस के लिए देखो आपको मैंने अर्थमेटिक के लिए तो प्रैक्टिस शीट्स वगैरह दे रखी है, वो आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। उसके अलावा जो मैंने बुक आपको बताई है वो बुक क्या कर लो, परचेज कर लो, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है? सेकेंड चीज, इस बार आपकी अगेन मैथ्स की एक न्यू सीरीज भी आएगी, ठीक है ना? मैथ्स की आपकी एक न्यू और सीरीज आएगी जो आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस्ड वगैरह होगी। तो डेफिनेटली उसको भी आपको क्या करना है, वापस फॉलो करना है ना? वो भी आपको क्या करेगी, काफी बेनिफिट करेगी। तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारे कंसेप्ट्स आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे मैंने आपको पीवाईक्यू सीरीज करवाई है, वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करवाई है कि सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। मैंने आपको उसके अंदर दिखाया है कि कितने क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, कितने कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं, और आपने देखा भी होगा कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैथ्स के पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ओके, तो मैथ्स की ऑब्वियसली बात है, न्यू सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर दिवाली। ओके, उसके बाद में सेकंड देखिए, जीके की बात करें। जीके में देखो आपको क्या फॉलो करनी है, एज आई टोल्ड कि वो जो बुक्स है एनसीईआरटी वाली वो सारी तो आपको फॉलो करनी है। उसके अलावा जो मैं टारगेट्स दूंगा डेली वो आपको फॉलो करना है। देखो टारगेट्स क्यों फॉलो करना है, एक तो आप लाइन पे रहोगे,
सेकंड आप क्या रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह होंगे मैवरिक्स वाले चैनल के ऊपर, इस पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। फिर एट द एंड जो जैसे आप मान लो एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करते हो ना, जैसे मान लो फिजिकल ज्योग्राफी आपने कंप्लीट कर लिया, मैंने आपकी क्या बना रखी है, प्ले लिस्ट बना रखी है ना। FK2 2025 जीके भी लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको एक और मिलेगा CDS 2 2025, ठीक है ना, CDS 2 2025 जीके, ऐसे एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये एफकेट वाला आ गया यहाँ पे। तो ऐसे CDS की मिलेगी। ये वन शॉट वगैरह करवा रखी है, स्पेशली मैंने CDS एनडी के लिए करवा रखी है। ये आपको सारी कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो आपकी न्यू भी आएगी। ओके, इस बार न्यू वन शॉट भी आएगी। एंड डेफिनेटली उन्हीं में मैं आपके कुछ नए प्लान्स कर रहा हूँ, जिससे आपको क्या मिले, और ज्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है ना। ओके, ताकि और ज्यादा आप क्या कर सको, वहां से चीजें सीख सको। इसके अलावा देखिए इंग्लिश के लिए मैं अगेन ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपके कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसमें देखो मैंने आपको PQRS वगैरह तो आपको करवा रखे हैं, तो इस बार मैं आपके ग्रामर भी इसमें ट्राई करूंगा कवर करूं। एंड प्लस एक्स्ट्रा वोकेब भी आपकी कवर करूं, जो इंपॉर्टेंट वोकेब है वो भी मैं आपकी कवर करने की कोशिश करूं, ठीक है ना। रीडिंग पार्ट में भी जो चीजें आती है जिनको कैसे अप्रोच कर सकते हो, जैसे डिस्क्लोजर मार्केट्स वगैरह हो गए आपके, उनको कैसे कवर कर सकते हो, उनको भी मैं इस बार इसमें कवर करने वाला हूँ। तो ये सीरीज आपको फॉलो करनी है। प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अगेन प्रैक्टिस यहाँ पे होगी इंग्लिश की भी। करंट अफेयर्स की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नई करंट अफेयर्स की आपकी वन शॉट भी आने वाली है, वो भी आपको फॉलो करनी है। तो मतलब A to Z मिल जाएगा। अब ये जो वन शॉट है ये कितने रिलेवेंट है ये भी बता देता हूँ। अब जैसे कि पॉलिटी था ना इस बार CDS का, एवरी क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन काउंट कर लेना, सारे उसी के अंदर से थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स से लगभग आपके 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे आपके इकोनॉमिक्स वन शॉट से। बाकी जनरली जो पूछे थे ना वो करंट से स्कीम वगैरह से रिलेटेड आपसे पूछे गए थे, ठीक है। अगर मैं आपके बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में अगेन आपके 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे आपके, किससे, वन शॉट से थे, है ना। तो ऐसे मैं अगेन आपको दिखाऊंगा कि भाई वन शॉट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो एक दिन मैं एक वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो वन शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ वन शॉट पे रिलाई नहीं करना है, एनसीईआरटीज वगैरह भी आपको पढ़नी है। अब शॉर्टकट की तरफ मत भागो, ठीक है ना, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, बेसिक्स बिल्ड करो। इसके बाद में आती है मॉक्स की बात आती है ना। मॉक्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, जितने ज्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। एक तो देखो इससे आपकी क्या होती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। दूसरा आपको पता चलता है कि कैसी कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो मॉक्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस बार मैं ट्राई करूंगा कि आपको डेडिकेटेड मॉक्स भी प्रोवाइड करूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आ, अभी आपका कंसिडरेशन के अंदर है। यही सारी नई चीजें थी जो मैं आपको बता रहा था, जैसे मैथ्स वाली सीरीज है, ये आपकी मॉक वाली सीरीज है। क्योंकि मॉक बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं ही बनाऊंगा। तो अगर मॉक आपके आते हैं तो डेडिकेटेड मैं आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा डेफिनेटली। ये मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है ना। अब कुछ और भी चीजें हैं, अब जैसे कि देखो मिसलेनियस वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो मिसलेनियस वाली चीजें भी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो अपने ने संडे जो एफकेट का अपन क्या कर रहे हैं, एफकेट के लिए सीरीज स्टार्ट करेंगे, है ना। हर संडे आपकी एक जीके की क्वेश्चन सीरीज आएगी, ठीक है ना, जीके के लिए। वो भी आपको कवर करनी है, बिकॉज उसमें काफी सारी स्टैटिक चीजें आपकी सीडीएस के अंदर पूछी जाती है। तो वहां पे भी आपको क्या करेगी, बेनिफिट करेगी। ऐसे ही मैं आपकी सीडीएस के लिए भी कुछ प्लान कर रहा हूँ कि सीडीएस के लिए भी अपन जीके के अंदर, जीके के लिए हर मतलब एक वीक के अंदर एक क्लास ऐसी जरूर रखें, जिसके अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या करें, लाइव क्लास के अंदर कवर करें, ठीक है ना। तो वो भी अभी कंसिडरेशन में। तो काफी सारी चीजें देखो न्यू आने वाली है, जैसे वन शॉट्स आपकी ऑब्वियस सी बात है न्यू आएगी, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, है ना, कुछ और मेरा प्लान हो। आपको मॉक्स भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इस बार। इसके अलावा ये जो आपकी संडे वाली सीरीज है ये भी आपको फॉलो करनी है। मैथ्स वाली जो सीरीज है वो भी मैंने बताया आपकी आएगी। तो काफी सारी चीजें आने वाली है। अभी कुछ और चीजें अभी भी मेरे कंसिडरेशन में है, क्योंकि मेरे को शेड्यूलिंग वगैरह का देखना पड़ता है, क्योंकि बैचेस के क्लासेस वगैरह भी लेने पड़ती है। अभी आपको पता है एसएसबी का फ्री बैच वगैरह भी चल रहा है। तो उन सब चीजों को देख के फिर मेरे को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब मिस्टेक्स टू अवॉइड, अब एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगा यार, सी एग्जाम आपको ही निकालना है और आपको ही प्रिपेयर करना है। तो कुछ चीजें ना आपको खुद से प्रॉमिस करनी पड़ेगी, ऐसे पेपर नहीं निकलेगा। आप किसी पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। पहली बात तो खुद पे रिलाई करना स्टार्ट करो, खुद पे रिलाई करना स्टार्ट करो, खुद खुद को रेस्पॉन्सिबल मानना स्टार्ट करो, ठीक है ना। खुद से ऑनेस्ट होना स्टार्ट करो। ओके, चीजें देखो आती जाएगी जाती रहेगी, बट अगेन आपके अटेम्प्ट वापस नहीं आएंगी। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। आपको कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। मैं जो भी चीजें आपको बताता हूँ जो टू द पॉइंट होती है वो बता देता हूँ, ठीक है ना।
अब देखो जो कड़वी चीजें बोली जाती है ना, डेफिनेट सी बात है कि काफी सारे लोगों को वो हजम नहीं होती है। बट अगेन वो मेरी आदत है कड़वी चीजें बोलना, जो सच है वो सच है। तो आपको भी वो चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। पहली बात तो यार कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। अगर आप खुद से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख सकते हो तो कैसे काम चलेगा? आपने मान लो ये जो सारी चीजें मैंने बताई 10 दिन फॉलो कर रहे हो, 11वें दिन गायब। यही गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए बोल दो तो रात के एक एक दो दो बजे तक बात कर लेंगे, रात की एक एक दो क्या पूरी रात जाग लेंगे। तो वही सारी चीज यार यहाँ पे भी तो कर सकते हो तुम लोग। अगर एक चीज सोच के देखो, अगर अभी मेहनत कर ली, अगले 1 डेढ़ साल मेहनत कर ली अच्छे से और ऑफिसर बन गए, तो एक बात सोचो आपका क्या मतलब रुतबा होगा सोसाइटी के अंदर। कैसे लोग आपको जानेंगे? आपके फ्रेंड्स सर्कल के बीच में आपकी क्या इमेज होगी? पेरेंट्स के आगे आपकी क्या मतलब इमेज होगी, है ना? सोसाइटी में आपकी क्या इमेज होगी? तो एक बार सोच के देखो। एंड वो थ्रू आउट द लाइफ चलने वाली है। फिर थ्रू आउट द लाइफ आप सेटल हो। वहीं अगर सपोज करो आप ये एग्जाम नहीं निकाल पाए, आपने 5 साल बर्बाद कर दिए खुद से डिसऑनेस्ट हो ओके, ठीक है ना, कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा। फिर देखो आपके पास क्या डिसीजन है, क्या आपके पास कोई प्लान बी है? और प्लान बी भी है तो क्या आप उसको अचीव कर पाओगे? पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। और ऐसा होता है, ठीक है ना? फिर सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी थ्रू आउट द लाइफ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ जॉब सर्च करो, यहाँ जॉब सर्च करो। देखो जॉब आज के टाइम में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। एंड यू नो जॉब की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है कि डिफेंस इज नॉट ओनली अबाउट जॉब, इट इज अबाउट इमोशन। बट अगेन यार जॉब भी तो रिक्वायर्ड होती है, वो भी तो अपन देखते हैं कि ठीक है हर चीज अपने को सही मिल रही है, इंश्योरेंस वगैरह भी मिल रहा है, सब सही मिल रहा है। तो देशभक्ति भी हो रही है, साथ में वो भी हो रहा है, फैमिली भी सिक्योर है। तो ये सबके माइंड में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो चीज चाहिए और जिंदगी भर मजा करना है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। सेकंड चीज सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अब सेक्रीफाइसेस देखो मल्टीपल टाइप के होते हैं। मल्टीपल टाइप के जैसे आपको स्लीप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नींद कम लेना स्टार्ट कर दो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप आठ 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 10 10 घंटे लोगे तो अब काम चलेगा। 6 घंटे लो यार बहुत है, ठीक है ना? इसका मतलब ये भी नहीं है सिर्फ 2 3 घंटे सो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, उससे भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर 6 घंटे की नींद बहुत होती है जो अभी आपकी प्रेजेंट में जो एज है, ठीक है ना? एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। क्यों खुद की बॉडी को रोक रहे हो? और ज्यादा उसको फोर्स करो चीजें करने के लिए, ठीक है ना? ओके, मेंटल स्टेमिना बढ़ाओ। मेंटल स्टेमिना बढ़ाओ, लर्निंग आपकी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना? और टेबल पे खुद को बिठाना स्टार्ट करो 4 4 5 5 घंटे के लिए लगातार। वो भी चीज करना स्टार्ट करो। ऑल क्यूज और क्वालिटीज डेवलप करना खुद के अंदर स्टार्ट करो। नई स्किल सीखना स्टार्ट करो। तो ये सारी चीजें स्टार्ट करो। ये कब होगा? जब आप सेक्रीफाइस करोगे, स्लीप सेक्रीफाइस करो, है ना? फैमिली और फ्रेंड्स का टाइम कम करो। फैमिली और फ्रेंड्स में टाइम क्या करो? कम करो। देखो ये फ्रेंड्स भी यही है, फैमिली भी यही है। 6 महीने प्रैक्टिस करोगे, मस्त पढ़ाई करोगे, उसके बाद में जॉब मिल जाएगी, उसके बाद में भी ये यही है, पूरी जिंदगी बड़ी है, ठीक है ना? तो तब इनके साथ बिता लेना। ओके। बट अगर कुछ नहीं कर पाए ना तो ये भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे एक टाइम के बाद में। ओके। हर चीज में टाइम कम कर दो जिसमें आपका कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। जैसे कि बाहर बेफालतू में घूमना, रात को ये करना वो करना, ठीक है ना? फालतू के इवेंट्स में पार्ट लेना। कोई इवेंट अगर उसमें आपको कुछ प्रोडक्टिव मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पार्ट लो यार। आई होप इससे आप मीनिंग समझ रहे होंगे मैं कौन सी इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर गर्लफ्रेंड है भाई, बॉयफ्रेंड है, अगर उसको डेली टाइम देते हो, चलो एक शेड्यूल है, 8 से लेके 11 तक तो उसका टाइम है, उससे बात करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको ये देना पड़ेगा, वरना वो बात नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। लेट मी टेल यू, अगर ऐसा सीन है ना तो भाई कम कर दो। क्लियरली उसको बोल दो कि मेरे को ये एग्जाम क्लियर करना है, इसके बिना कुछ नहीं है, ठीक है ना? इसके बिना तो वो भी नहीं मिलेगी आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, समझने वाली होगी तो समझेगी, नहीं समझने वाली होगी तो फिर क्या ही गर्लफ्रेंड है, क्या ही बॉयफ्रेंड है। तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो भी चली जाएगी। पहले तो ये यहाँ पे बर्बाद होगी, फिर वो चली जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रियल लव वगैरह होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो समझेगी। अगर नहीं है तो भाई क्यों ही समझेगी? तो इन सब चीजों को कम करो, खत्म करो। अच्छी चीजें सीखो लाइफ के अंदर, स्पेशली नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, ठीक है ना? उसके अलावा हार्ड वर्किंग बनो। हर चीज में सिर्फ शॉर्टकट मत सीखो। जैसे कि मैं तो सिर्फ वन शॉट कर लूंगा, वन शॉट से पेपर निकाल लूंगा, उसने भी तो निकाला है। अरे उसने निकाला है, जरूरी नहीं है आप निकाल लोगे। आपको पता है क्या उसने पीछे कितनी मेहनत की है पहले? तो जरूरी नहीं है आप भी निकाल लोगे। तो शॉर्टकट से मत चलो, हार्ड वर्क करो, हर एक चीज को करो।
मल्टीपल स्ट्रेटेजीज मत फॉलो करो, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी रखो। मल्टीपल स्ट्रेटेजी नहीं रखनी है, खुद की सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बनाओ, जितनी मैंने चीजें आपको सिखाई है उसके बेसिस पे, एंड उसी एक स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ना है। फिर एक भी स्ट्रेटेजी का वीडियो मत देखो, कोई नॉलेजेबल वीडियो है तो वो देख लो। ये जो डिफेंस वाले जितने भी चैनल है इवन मेरा भी भाई डिफेंस ही चैनल है, जितने भी चैनल है या फिर कोई से भी है यार, ये पढ़ाने से ज्यादा तो स्ट्रेटेजी के वीडियो डाल देते हैं। अब आप वही देखते रहते हो, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे अच्छा पढ़ाई करो ना यार, पढ़ाई करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपकी स्ट्रेटेजी की वीडियो डालता हूँ तो जनरली दो ही डालता हूँ, एक तो ये डालता हूँ और एक इन स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए लास्ट 1 मंथ के लिए डालता हूँ कि अब 1 मंथ में आपको रिवीजन कैसे करना है। मैं ये कभी नहीं डालता हूँ कि लास्ट 1 मंथ में आपको कैसे पढ़ोगे पेपर निकल जाएगा। मैं ये डालता हूँ कि लास्ट 1 मंथ में अब आपको रिवीजन कैसे करना है। तो स्ट्रेटेजी वीडियो एक ही फॉलो करो। अगर जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, ये इतना मैंने इतनी देर एनर्जी वेस्ट की है, इसी से आपके ही सीख लेगा कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? ओके। फिर बात आती है आपकी एयर वन कैसे सिक्योर करें। एयर वन सिक्योर करनी है ना भाई, सबसे पहले तो डेली टारगेट्स फॉलो करना स्टार्ट करो। यू मस्ट फॉलो द डेली टारगेट्स। इसके बाद में डेली टारगेट्स के बाद में डेली टारगेट्स फॉलो करें तो क्या क्या फॉलो करना है? एनसीईआरटीज वगैरह आपको फॉलो करनी है, ठीक है। एनसीईआरटीज के साथ में देखो आपको पीवाईक्यूज का ट्रेंड भी एनालाइज करना है, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये इतना आपका क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए। नाउ सी जो सेल्फ से पढ़ रहे हैं ना, उनको मैं बोलूंगा नोट्स बनाया करो। आपके पास इनफ टाइम है, 5-6 मंथ से आप नोट्स बना सकते हो शॉर्ट के अंदर। और जो मतलब मान लो किसी भी बैच के अंदर कहीं पे भी ज्वाइन है तो वहां के उनके प्रिंट आउट निकलवाया करो, उन्हीं में ऐड ऑन कर लिया करो। इतना टाइम नहीं है, आप क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करो? पहले क्लास देख रहे हो फिर नोट्स बनाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है ना? ओके। डेली टारगेट्स फॉलो करो, उसके बाद में ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। मॉक्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो और खुद को रोको मत जब तक अचीव नहीं कर लेते। हर एक फील्ड में क्या करो, खुद को अच्छा बनाओ। मिसलेनियस टॉपिक्स भी कवर करो। मिसलेनियस टॉपिक्स देखो, जैसे जीके के अंदर कौन से पूछते हैं आपके, डिफेंस पूछ लेता है इस बार। जैसे डिफेंस की क्लास से ही मेरे सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपके, है ना। क्लाइमेट हो गया आपके, जो एनवायरमेंट में पढ़ते हो, एनवायरमेंट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लाइमेट से रिलेटेड पढ़ो, कन्वेंशन एंड ऑल दैट। वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए आपके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हो गई, जो आपके स्टेटिक पार्ट है ना वो भी पढ़ना स्टार्ट करो। ओके। बाउंड्रीज वगैरह हो गई आपकी, बाउंड्रीज वगैरह आपसे पूछ लेते हैं। थोड़ा वर्ल्ड मैपिंग भी पढ़ना स्टार्ट करो, वर्ल्ड मैपिंग से भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। तो हर एक चीज को पढ़ना स्टार्ट करो, तभी उसके बारे में सीखोगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा रूल क्या भाई, एयर वन लाने का आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, हर दिन के टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक्स देना पड़ेगा, तभी आप एयर वन सिक्योर कर सकते हो। और खुद की लाइफ को भी इंप्रूव करो, क्योंकि सिर्फ पेपर निकालने से एयर वन नहीं आएगी, आपको आगे जाके एसएसबी एएफएसबी भी निकालना पड़ेगा, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके एयर वन आएगी। ओके। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अभी भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड एट द एंड, वो जो मैथ्स का मैंने पूछा आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। तो अपन जो टारगेट्स है वो दिवाली के अगले दिन से स्टार्ट कर देंगे, मतलब दिवाली के एक दिन छोड़ने के बाद में टारगेट्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे सीडीएस के। तब तक के लिए आप प्लान कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, अब फाइनली एक मोटिवेशन भी सुन लो मेरे से। मोटिवेशन समझो कुछ भी समझो यार, ठीक है ना। अपने ना घर का एक कॉर्नर पकड़ो, ठीक है। उसको अच्छे से सेट करो, वहां पे चाहे गद्दा लगाओ चाहे आप टेबल चेयर लगाओ, टेबल चेयर है तो सामने की दीवार खाली होनी चाहिए जिसपे आप स्टिकी नोट्स वगैरह लगा सकते हो। एंड सारी बुक्स वगैरह, पानी की बोतल, सब कुछ वहां रखो। एंड बैठ के पढ़ना स्टार्ट करो। ये लेट के इधर उधर करके आप पढ़ाई करते हो ना, एक किताब कोई रूम में पढ़िए, एक किताब कोई रूम में पढ़िए, एक बेड पे पढ़िए, ऐसे पढ़ना बंद करो। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जानते हो ना, ऑल क्यों आपकी, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना स्टार्ट करो। और हर एक चीज को एक मतलब प्रोसीजरल तरीके से, मतलब एक एक्यूरेट मैनर से, एक प्रॉपर वे में करना स्टार्ट करो, तब वो चीजें क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी। एंड लेट मी टेल यू यार, चीजें उतनी भी हार्ड नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी से करते हो एंड सारी चीजें समझ के करते हो। आप पहले पढ़ना तो स्टार्ट करो। आप ये देखते रहते हो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा जॉब करने के बाद में, या फिर ये सब्जेक्ट के अंदर इतना ही करना चाहिए, क्या वो सब्जेक्ट के अंदर इतना करना चाहिए।
मतलब जो जगमग वाली वीडियोस होते हैं ना वो ज्यादा देखते हो आप, उनको देखना बंद करो। खुद पे काम करना स्टार्ट करो, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करो। सेल्फ स्टडी से भी बहुत से बच्चे इस एग्जाम को निकालते हैं, बहुत बच्चे निकालते हैं। एंड आप भी निकाल सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कोई बैच के अंदर ही जाना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हो, बस मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके। बाकी मोटिवेशन मैं आपको ऑलरेडी रखूंगा भाई, है ना, यहाँ पे चैनल पे, तो द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल आप ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। यहीं पे टारगेट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, जितनी भी क्लास की पीडीएफ वगैरह जो वाईटी पे होगी वो मैं यहीं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जर्नी से जुड़ जाओ। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। एंड द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको जो फ्री मॉक्स वगैरह मिलेंगे जैसे एफकेट के मिलेंगे। इवन आपका फ्री एसएसबी का कोर्स भी चल रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो चीजें जितनी मैं फ्री दे सकता हूँ वो सारी मैं आपको फ्री प्रोवाइड प्रोवाइड करता हूँ। अभी इसकी भी क्लास आपकी थोड़ी देर में, तो वो भी अभी लेनी है। एंड रेस्ट हर एक चीज आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी, अगर कोई कोर्स वगैरह है तो वो भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, पिन कर दूंगा। एंड लेट मी नो कि मैथ्स की आपको अलग से स्ट्रेटेजी चाहिए, कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उसी हिसाब से आपकी चीजें क्या करूं इस बार और अप्रोच अप्रोच करूं, ताकि अपने बीच में क्या बने, एक कनेक्शन बने, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। एंड फाइनली लेट मी नो योर व्यूज। ओके।